स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और देखिए, बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद आपके सामने हम फिर से लेकर आ गए हैं मॉडल सेट 2 साइंस विषय का सॉल्यूशन। देखिए, आपका एक क्लास 9 बोर्ड का है जो आपका 2022 का सेकेंड टर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। आपका इस बार की जो एग्ज़ाम होगी उसमें बोर्ड परीक्षा में आपका सब सारा का सारा नहीं बोले तो कम से कम 60% क्वेश्चन जो आपको सिर्फ मॉडल प्रश्न से पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जहाँ समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर अगले वीडियो में उस कमेंट को, उस डाउट को समझाया जाएगा। पहला प्रश्न क्या बोला कि शक्ति का ऐसा मात्रक लिखिए तथा उसे परिभाषित करें। तो देखिए, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। और शक्ति किसको बोलते हैं? तो कार्य करने की दर को ही बोला जाता है शक्ति। शक्ति किसको बोलते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है। अगर इंग्लिश में बोले कि यहाँ पर पावर क्या है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज नॉन एज पावर, यानी कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। और देखिए, अगला प्रश्न दूसरा बोला कि आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखे। तो देखिए, किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। देखिए, 1 सेकंड में जितना भी कंपन या जितना भी दोलन होगा उसी को आवृत्ति बोलते हैं। और आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, यानी HZ, जिससे आवृत्ति को मात्रक होता है हर्ट्ज और उसको HZ से डिनोट किया जाता है। तीसरा प्रश्न बोला कि आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। तो आपका देखिए, आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10 के पावर 23। अगला है मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान की उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। अगला 5वां प्रश्न, कैनाल किरणें क्या होती है। तो एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशीय किरणें कैनाल किरणें कहलाते हैं। क्या बोलिएगा कि जो किरण एनोड से उत्पन्न होती है वैसी किरण, जो एनोड से उत्पन्न होने वाली वैसी किरण जो धन आवेशीय हो उसी को बोला जाता है कैनाल किरणें। और इस किरण का खोज 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। अगर आपको पूछा कैनाल किरणें क्या है तो आप लोग वो सीधा बोलिएगा कि एनोड से उत्पन्न होने वाले धन आवेशित रेखियों को ही बोला जाता है कैनाल किरणें। और इस किरण का खोज 1886 में किया गया था, किसके द्वारा? तो गोल्डस्टीन के द्वारा। अगला प्रश्न बोला है 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखिए। संक्रामक रोग क्या होता है? जो किसी एक व्यक्ति के अंदर है और उससे दूसरे व्यक्ति को हो जाता है उसे बोलते हैं संक्रामक रोग। तो चेचक और कोरोना आपका यहाँ पर देखिए 2 संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न चलिए, छठा हो गया। 7वां देखिए क्या बोला है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो ना सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि वह मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। यानी स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से और मानसिक तथा सामाजिक रूप से भी आपको स्वस्थ होना चाहिए। अगला प्रश्न बोला है 8वां नंबर, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा, देखिए, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं और एक कारकों पर निर्भर करती है। जैसे पहला हो गया वस्तु की गति पर और दूसरा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। 9वां प्रश्न बोला अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग परिभाषित करें। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? जब किसी माध्यम में आंतरिक तरंगें संचारित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने के दिशा के समांतर कंपन करते हैं, तब इस प्रक्रिया को तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग किसको बोलते हैं? तो जब किसी माध्यम में आंतरिक तरंगें संचरित होती है तो माध्यम के कण के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तब इस प्रकार के कंपन तरंगे को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अगला आपका 10वां प्रश्न बोला कि 10 मोल में 10 दिया है आपका, 10 ग्राम दिया है। वहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ने लिखा हुआ है, आपका देखिए कुछ समझ आएगा कुछ देर बाद। तो दूसरा इसको बोला कि 10वां प्रश्न बोला है, 10वां कुछ नहीं है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं है। सीधा 10वां प्रश्न बोला कि मोल में बदले। पहला बोला कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखिए, कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन गैस बोला है, अगर सिर्फ ऑक्सीजन बोलता तो वो लेते हैं, ऑक्सीजन गैस बोला सीधा हो जाएगा O2। और O2 कैसे देखिए यहाँ पर O2 जाएगा। तो सबसे पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 लिखें, यहाँ 2 लिखा है, गुना ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 गुना 16 कितना टोटल यहाँ पर 32 ग्राम हो जाएगा। अब दिया गया द्रव्यमान आपको यहाँ 12 ग्राम दिया हुआ है, तो मोल की संख्या कैसे निकलता है?
जो दिया गया द्रव्यमान होता है उसको अगर भागा दे दीजिएगा आप मोलर द्रव्यमान से तो आपका मोल निकल जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ दिया गया द्रव्यमान कितना था, 12 ग्राम था, वही 12 ग्राम आपको यहाँ लिखे हैं, बट्टा देखिए यहाँ पर बट्टा किए, और जो टोटल कितना मोल था तो 32 ग्राम था टोटल O2 का, तो नीचे लिख दिए 32। अब इसको काटेगा तो इसका आंसर आएगा 0.375, यही आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा बोला 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालिए सबसे पहले, तो आपका यहाँ पर निकलेगा 44 ग्राम। कैसे निकला आपको ध्यान से सुनिए, कार्बन 1 है इसलिए 12 लिखा, प्लस O2 2 है, तो हम देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो 2 गुना 16, 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। तो दिया गया द्रव्यमान आपका 22 ग्राम है, तो मोल की संख्या क्या होगा 22/44। अब इसको काटेगा तो 1/2 आएगा, और जब पूरा ये कटेगा तो आपका आएगा 0.5 मोल, तो साइंस आपका हो जाएगा 0.5 मोल। 11वां प्रश्न बोला है 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। क्या बोला है कि 10 मोल जल का क्या करना आपको यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए जल का मोल द्रव्यमान पर निकालिएगा, तो जल का मोल द्रव्यमान आपका कितना जाएगा 18 ग्राम। कैसे आएगा देखिए यहाँ पर जल का होता है H2O, यहाँ 2 हाइड्रोजन दिया तो 2 गुना हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 प्लस 1 गुना ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 कर दिए, तो 2 प्लस 1 16 कम 16, तो 16 2 18 गया, तो आपका 18 ग्राम क्या आ गया ऑक्सीजन का मोल द्रव्यमान निकल गया 18 ग्राम। अब ऑक्सीजन नहीं आपका जल का मोल द्रव्यमान निकला 18 ग्राम। मोल की संख्या कितना बोला है, बोला 10 मोल दिया है, तो मोल की संख्या 10 हो गया। निकालेंगे कैसे देखिए, मोल की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान। तो मोल द्रव्यमान आपका दिया है 10, यहाँ हम लोग देखिए कि मोल की संख्या कितना हो गया 10, ये मोल का संख्या आपका यहाँ देखिए मोल का संख्या कितना है 10, 10 यहाँ लिख दिए, बराबर चिन्ह था ये बराबर जी बराबर यहाँ आया। द्रव्यमान आपका दिया था, द्रव्यमान कुछ नहीं तो द्रव्यमान छोड़ दिए, मोल आपका 18 दिया था 18 लिख दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो द्रव्यमान को अगर आप कीजिए आप इसको तिरछा गुना करिए, द्रव्यमान को किसी द्रव्यमान आएगा और 10 को 18 गुना कीजिए तो 180 ग्राम आएगा, तो ये आपका द्रव्यमान कितना निकल गया 180 ग्राम। उदाहरण के साथ परिभाषा कीजिए, किसको परिभाषित करना है तो संयोजकता को। संयोजकता क्या होता है तो किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्याग करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे में कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता यानी इसकी संयोजकता, इसके कहने का मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ये दूसरा देखिए बोला समभारिक क्या होता है, तो समभारिक मतलब समभारिक, सम मतलब बराबर, भारिक मतलब होता है द्रव्यमान। तो जिसका द्रव्यमान बराबर रहेगा लेकिन परमाणु संख्या बराबर नहीं रहेगा, यानी देखिए अगर अलग अलग तत्वों की वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, तो ऐसे परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। जैसे कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का परमाणु भार 40 होता है, यहाँ गलत लिखा गया है सॉरी इसके लिए, लेकिन दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। कार्बन तथा नाइट्रोजन का समभारिक है, कहने का मतलब आपका देखिए 14 होता, 40 नहीं आपका यहाँ पर 14 है। भार कितना होता है 14 होता है। कार्बन का एक आइटम ऐसा भी है जिसका 14 होता है परमाणु भार, और नाइट्रोजन का भी आपका 14 भार होता है, तो इसलिए आपका हो जाएगा ये समभारिक परमाणु और कार्बन। टीकाकरण क्यों आवश्यक है, तो हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की जो प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही टीका या वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन का मतलब टीका को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है, हो सकता है वह दवा के माध्यम से जाता हो या हो सकता है आपको इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाए, यानी किसी भी प्रकार से दिया जाए। इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। अगला प्रश्न 14 में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को पादपों के अवशोषण, यहाँ से स्टार्ट किया 14 में देखिए फिर से, वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को पादपों के अवशोषण योग्य नाइट्रोजन यौगिक यानी नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, और यह प्रक्रिया राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है। यह आपका मॉडल सेट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, तो राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है। 15 प्रश्न आंतरिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 प्रकार क्या है। 15 के द्रव्यमान की गतिशील वस्तु है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए आपका कार्य करने के लिए किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। या 2 प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आपको कल भी बताया था कि आंतरिक ऊर्जा क्या होता है और या कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो आपको देखिए दोनों का दोनों इस तरह से निकलेगा। द्रव्यमान ने दिया 15 kg, वेग दिया 4/s, गतिज ऊर्जा था 1/2 m² यानी 1/2 में 4 × 4 120 हो जाएगा। 16वां प्रश्न बोला है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोतापरास क्या है और किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100,000 है तो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। देखिए सामान्य मनुष्य का आपका हो जाएगा 20,000 से 20,000 से 20,000 तक, और आवृत्ति आपका 100,000 दिया है, तो यानी आपका 100 कंपन प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 1 सेकंड में कंपन कितना हो गया 1000,
तो इसलिए आप निकालिएगा 60 सेकंड में, तो 60 से गुना कर दीजिए, वही आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर कंपनों की संख्या। आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों का तुलना करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसे ई से लिखा जाता है। प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है, प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है और इसे पी से लिखा जाता है। न्यूट्रॉन पर भी कोई आवेश नहीं होता है या नाभिक में स्थित होता है और इन्हें एन से लिखा जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के समस्थानिक एच डी एवं टी के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध करें। देखिए आपका सारणीबद्ध किया हुआ है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद देखिए प्रोटियम, अगर हाइड्रोजन का प्रोटियम लेंगे हम लोग तो उसका देखिए प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। अगर ड्यूटेरियम का बात करें तो आपका 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन होता है। और टाइटेरियम का बात करें तो आपका 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन होता है। यहाँ मृदा के निर्माण को समझाना अच्छा तरीका से कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सूर्य पत्थर को गर्म करता है जिससे वो प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं, इससे उसमें दरार पड़ जाता है और वह टूट जाता है। जब सूर्य का ताप बनी दरार में पानी भर जाता है तो यह जम जाता है, तो वह दरार के चौड़ा कर देता है, बहुत चौड़ा कर देता है। बहता हुआ जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके अलावा तेज गति से बहता पानी पत्थर के टुकड़ों को बहा ले जाता है, जिससे आपस में टकराकर टूटकर और छोटे छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी के अपने मूल पत्थर के स्थान से काफ़ी दूर पाई जाती है। तीसरा, हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकरा कर और भी छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। चौथा, जीव भी मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन पत्थरों की सतह पर उगते हैं जो पत्थर को चूर्ण करके वो मिट्टी के रूप में मिट्टी के परत का निर्माण करता है। अगला बोला संक्रमण के कारक और उसके बचाव का उपाय को लिखिए। तो संक्रमण का कारक देखिए वायु द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है, लैंगिक संपर्क से हो सकता है और कुछ जीव जंतु से भी हो सकता है। आपको पूरा पढ़ लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट वीडियो को करके पढ़ लीजिए। अगला पर देखिए, अगला बढ़ते हैं आगे हम लोग। बचाव का उपाय क्या हो सकता है? तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाना चाहिए हम लोग को, और संक्रमण से बचने के लिए उचित टीका लेना चाहिए, और संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई चीज़ों का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इस तरीके से आपका चैप्टर नहीं बोले तो आपका मॉडल सेट 2 साइंस का क्लास 9 का कंप्लीट हुआ। से अगर सेट 1 आप लोग नहीं देखे तो अब देखिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ फर्स्ट में, उसी ऊपर क्लिक कीजिए, आपका बस सीधा सेट नंबर 1 पर पहुँचाइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अबर की नई वीडियो में आप लोग को आने वाली है सेट 3। तब तक के लिए बाय बाय।